हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई, उनके द्वारा कैसे अपने हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिसने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लगभग समाप्त किया, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया। तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो आइए देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन। तो पहला है 1851-52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बंबई में बंबई एसोसिएशन। दूसरा है 1867 का पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। तीसरा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। चौथा 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन। पांचवा है 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। छठा है 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। सातवां है 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। और आठवां है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में स्थापना की गई थी। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों के नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज को औपनिवेशिक नीतियों ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए कच्चे और सस्ते माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार अथवा खरीदार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे।
भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी जरूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही भारत की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 ईस्वी में लाया, के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन अथवा कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की कुकृतियों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहर को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे, आत्मविश्वास जगने लगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तभी ICS में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो सके। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है।
इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया। तो आइए अब देखते हैं कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत में उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाए और अध्यक्ष इस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए और काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर में ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहते थे कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधियां चलाएं। तो आइए देखते हैं कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह, जो कि कुल्हड़िया स्टेट के थे, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे, इन लोगों ने शामिल हुआ था। आइए अब देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जहां तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बचाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। WC बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन, इसी दुश्मनी के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया। तो आइए अब देखते हैं स्वराज की चाहत।
19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक और तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना के बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायपीड़ता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। वे संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर बल भी दिया। आइए अब देखते हैं बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफी बड़ा है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। इस विभाजन में बांग्ला भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया तथा भिन्न भौगोलिक तथा भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य को विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। सरकार ने दमन का सहारा लिया। आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों की कारावास की सजा दी गई। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे। तो आइए अब देखते हैं सांप्रदायिकता का बीजारोपण। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। उसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 ईस्वी में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों से कमजोर हुआ। आइए अब देखते हैं अतिवादी क्रांतिकारी। ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार में पनपने लगा। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती में किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगल केनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। बग्घी में सवार केनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में केनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे।
कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल ही रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहां के लोगों को इन पर शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 ईस्वी को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर माना जाना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना के दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। यहां ध्यान रखेंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपनी जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना, और सांप्रदायिकता का मतलब है किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। आइए अब देखते हैं गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्लभेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक में लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। यहां ध्यान रखेंगे कि सत्याग्रह का मतलब शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, और नस्लभेद का मतलब शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना। गांधी जी ने तात्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, को स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन वे इसमें शरीक नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी ने नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। तो आइए अब देखते हैं भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, चंपारण। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, जो कि बिहार में है, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठे, जो कि 3/20 में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने को आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तुल देना नहीं चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की, जिसकी सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया।
गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बगान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। बगान मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि इनकी नज़र में यह भी बगान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से एक दशक के अंदर ही बगान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। वे विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक मजदूरों के मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया, लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेश के उत्तर में मोतिहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार हैं। तो आइए अब देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों का विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन को बड़ा संख्या में जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, में जमा हुए। लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए एवं हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना के से लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आइए अब देखते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि खलीफा का मतलब मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति। अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। चुनावों का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी एवं आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई और पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी। तो आइए अब देखते हैं जन भागीदारी। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। खेड़ा, जो कि गुजरात में है, के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे पर भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए
खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाना, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे। इन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।